नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के साथ। मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी वीडियो आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश। बताएंगे क्या कुछ कहा है दोस्तों उन्होंने, और इसी के साथ में बीजेपी के टिकट ऐलान से पहले ही कई सारे नेताओं ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। बताएंगे कौन कौन से लोग हैं जो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते बीजेपी के टिकट पर और राजनीति से भी संन्यास ले रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में किसान आंदोलन की चिंगारी जल्द पहुंचेगी दिल्ली। एसकेएम के एक कॉल को लेकर खाप पंचायत की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है और बिहार के अंदर होने वाला है आज बड़ा जनसैलाब। बताएंगे लालू यादव की ओर से वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो टिकटों का ऐलान किया गया है, कई सारी सीटों पर आसानी से चुनाव जीत सकता है इंडिया गठबंधन। बताएंगे कहां-कहां पर आसान मुकाबला इंडिया गठबंधन को मिला है दोस्तों, और दिल्ली के अखाड़े में कौन कौन से नए नेता मैदान में उतारे गए हैं और कितने नेताओं को परिवारवाद के कारण बीजेपी ने टिकट दिया है और कितने बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर टिकट प्राप्त कर चुके हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत देश की जनता पूरे देश भर के अंदर जबरदस्त परिवर्तन चाहती है और इंडिया के समर्थन में है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में लेकर पहुंचे हैं। यात्रा के पहले दिन मुरैना के अंदर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा यही सीखी थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सामने आए थे। आज विपक्ष की मीडिया बात नहीं करती, इसलिए हमने यात्रा के माध्यम से सीधा जनता से संपर्क साधने की कोशिश की है। आज देश में नफरत और मोहब्बत की विचारधारा की जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक तरफ बीजेपी के लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी मुरैना के अंदर सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और भी बड़े कैंपेन लॉन्च करने जा रही है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार युवा नेतृत्व को आगे कर रखा है। कमलनाथ भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी आने वाले दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए अच्छे हो सकते हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने के बाद स्थिति पूरी तरीके से बदल सकती है। साथ साथ लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन का समय बचा नहीं है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों। 2 मार्च को सुबह पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने टिकट बंटवारे से पहले ऐलान कर दिया कि वो राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से 2019 के चुनाव में गौतम गंभीर को मैदान में उतारा था। गौतम गंभीर सांसद भी बन गए। इसके बाद बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि गौतम गंभीर ने बहुत अच्छा काम किया है, एक अच्छे सांसद बने हैं। हालांकि वो कभी भी संसद के अंदर जाकर सवाल उठाते हुए नहीं दिखाई दिए, यहां तक कि उन्होंने संसद के कई सारे महत्वपूर्ण सेशन को भी मिस कर दिया था। इसके बाद बीजेपी की ओर से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें पूर्वी दिल्ली से किसी को मैदान में नहीं उतारा गया है। लेकिन उससे पहले ही गौतम गंभीर ने अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए जेपी नड्डा को लेटर लिख दिया और कहा कि वो राजनीति में अब नहीं रहना चाहते हैं, वो अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि गौतम गंभीर रिटायर्ड हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर अचानक से उनका क्रिकेट का प्रेम क्यों जागा है। क्या वो डर चुके हैं कि पूर्वी दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन दमदार उम्मीदवार के साथ मैदान में उतरी है, हो सकता है वो चुनाव हार जाएंगे। इसी तरीके का नजारा हजारीबाग झारखंड के अंदर देखने को मिला, जहां पर सांसद जयंत सिन्हा जो बीजेपी के पुराने नेता है, उनके पिता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना करने के बावजूद जयंत सिन्हा ने हमेशा बीजेपी के साथ बने रहने का फैसला लिया था। लेकिन अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट की है कि वो राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त रहना चाहते हैं। फरवरी में जयंत सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से संबोधित किया गया था, सम्मानित किया गया था। जयंत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, यशवंत सिन्हा के बेटे हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलते रहते हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस वाला सांसद भी क्यों बीजेपी से कह रहा है कि उनको राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। आप लोग क्या कुछ समझ पा रहे हैं लिखिएगा जरूर। साथ साथ दादरी के अंदर दिल्ली रोड पर नेशनल हाईवे 152D के पंचायत और किसान संगठनों के द्वारा निश्चितकालीन धरना शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। धरने पर फोगाट के साथ साथ सांगवान, सतगांव और श्योराण सहित कई सारे खापों के प्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस दिन एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा कॉल देगा कि दिल्ली चलना है, उस दिन सारे खाप दिल्ली की ओर रुख कर देंगे और दिल्ली में एक बार फिर से विशाल आंदोलन देखने को मिलेगा। इस तरीके से ऐलान के बाद स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों के अंदर किसान कुछ नए निर्णय ले सकते हैं, बड़े निर्णय ले सकते हैं। लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाली है, इसीलिए लालू यादव खुद मैदान में उतरे हैं। लालू यादव रैली में मौजूद रह सकते हैं। इससे पहले उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेता और बिहार वासियों को एक मैसेज भेजा है। वीडियोग्राफी के माध्यम से भेजे गए मैसेज में उन्होंने कहा कि एक बिहार एक संदेश, चलो पटना गांधी मैदान में जय घोष। बिहार का 3 मार्च यानी आज रविवार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली में भारी संख्या में आने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी की भी मौजूदगी देखी जा सकती है। आप लोग अपनी राय जो लिखता है दोस्तों कि क्या बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा परिवर्तन होने वाला है। साथ साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवारों के ऐलान करने से पहले उन्होंने 2 सीटें मांगकर अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। जितनी सीट अपना दल को मिलनी उतनी ही सीट हमको मिलनी चाहिए। निषाद पार्टी कहती है कि निषाद समाज के लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 18% है। हमारी संख्या के हिसाब से हमारी भागीदारी हमको मिलनी चाहिए। जौनपुर प्रतापगढ़ को प्राथमिक बताते हुए संजय निषाद ने ये टिप्पणियां की है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय निषाद भारतीय जनता
जनता पार्टी के पुराने सहयोगी है। बीजेपी मात्र एक सीट देने को तैयार है, उसमें भी हो सकता है कि भाजपा अपने सिंबल पर किसी संजय निषाद की पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारे। हालांकि दोस्तों संजय निषाद 2 सीट की मांग कर रहे हैं। ओपी राजभर भी 2 से कम सीटें तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि बयान देते हुए तो कभी कभार वो 15-15 सीटें भी मांग लेते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर बगावत करने वाले 6 के 6 विधायकों को एक पेन के सिग्नेचर के साथ सस्पेंड करके बाहर भेज दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने उनका करियर लगभग खत्म कर दिया है। इसके बाद अब बिहार को लेकर भी बड़ी जानकारी है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने स्पष्ट कर दिया है कि दल बदलुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दल बदलुओं की संख्या बिहार विधानसभा में पार्टी की कुल संख्या का 2/3 नहीं है और इसीलिए सदन में इनकी सदस्यता कायम नहीं रखी जा सकती है। यानी जितने लोग आरजेडी छोड़कर, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से जाने वाली है। आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई माफी मान मनोबल नहीं होगा। स्पष्ट तौर पर फैसले लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बिहार के अंदर भी सबक सिखाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही निर्णय लिया जाएगा तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। इसके तरह अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चुनावी मौसम में देश भर के अंदर केंद्र की मोदी सरकार 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने को लेकर जनता से बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लेकिन आलम यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद बिजली बिल को लेकर उसी के विधायक आंदोलन तथा आत्मदाह करने की धमकी देने को मजबूर हो गए हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है मोहन यादव, जो आत्मदाह को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दोस्तों। एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार के अपने ही विधायक गरीबों को प्रताड़ना करने का आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि मीडिया में इस पर डिबेट होना चाहिए कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। कम से कम बीजेपी के नेताओं के बयान को ही सच मानकर ये डिबेट मीडिया में कराया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई दे नहीं रहा। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक ये बात बोल गया होता तो अब तक शायद कांग्रेस पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए बड़े बड़े तोपची मैदान में आ जाते। साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं उसमें भिंड के अंदर श्रीमती संध्या राय को मैदान में उतारा गया है, जबकि ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा के सांसद है उनको उनके सांसद की सीट लौटा दी गई है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतरेंगे। दमोह से राहुल लोधी को मैदान में उतारा जा रहा है। सतना से गणेश सिंह को और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को विदिशा से मैदान में उतारा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उतारे जाने पर भी कई सारे सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के स्थानीय नॉर्मल कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान एमपी केपी यादव का टिकट कट गया है दोस्तों। यानी गुना की सीट पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई सालों के इतिहास को खत्म करते हुए बीजेपी का झंडा लहराया था। 2019 के चुनाव में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त दे दी थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को केपी यादव को बड़ा पद देना चाहिए था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने चुनाव हराया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर वापस से ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना की सीट दे दी है। इसके बाद जो अपडेट सामने आई है दोस्तों उसके अनुसार केपी यादव कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं और सिंधिया के खिलाफ फिर से गुना में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। सिंधिया के खिलाफ पूरी जिंदगी केपी यादव ने राजनीति की है, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद भाजपा के लोग केपी यादव को ही अलग थलग कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि क्या कांग्रेस पार्टी में आएंगे तो कांग्रेस को उनको टिकट देकर सिंधिया के सामने मैदान में उतार देना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए। साथ साथ इंडिया गठबंधन की पार्टी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ पहले दिल्ली में अलायंस किया, उसके बाद 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए हैं। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। बांसुरी स्वराज वही बीजेपी की नेत्री है जो अनिल मसीही वाले केस यानी चंडीगढ़ वाले केस में उनकी पैरवी कर रही थी। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को शेयर करते लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं भी दी थी दोस्तों। और बांसुरी स्वराज क्योंकि सुषमा स्वराज की बेटी है तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या बीजेपी परिवारवाद को आगे कर रही है। लेकिन नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने एक दमदार उम्मीदवार उतारा है। मालवीय नगर से 3 बार के विधायक है सोमनाथ भारती और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है जो चुनौती देंगे नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज को। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि किसके जीतने के चांस आपको सबसे ज्यादा लग रहे हैं। साथ साथ दिल्ली के दक्षिण सीट से बात करें तो बीजेपी ने इस बार 4 बार के बदरपुर के विधायक बने रामवीर सिंह विधुड़ी को मैदान में उतारा है, यानी रमेश विधुड़ी का टिकट काटा गया है। रमेश विधुड़ी वही बीजेपी के विधायक है जो खुलेआम बीएसपी के सांसद दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर कर रहे थे। ऐसी गालियां दे रहे थे दोस्तों जिसे सभ्य समाज में कोई स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अब टिकट काटा गया है तो उसके पीछे कई लोग लॉजिक दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसी से नाराज थे। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि अगर बीजेपी के नेताओं के द्वारा अल्पसंख्यक समाज को लेकर की गई गलत टिप्पणी पर कोई कार्रवाई अब तक की जाती तो कई सारे बीजेपी के नेता चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार के सांसद को बदलकर इस बार नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी का यहाँ पर उम्मीदवार ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। साथ साथ बता दें कि पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। कमलजीत सहरावत दक्षिण दिल्ली के नगर निगम की मेयर रह चुकी है और द्वारका से अभी पार्षद है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्षद विधायक और सांसद रह चुके महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा द्वारका से विधायक है। महाबल मिश्रा एक वरिष्ठ नेता है, तो ऐसे में यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट दमदार है दोस्तों। यानी 3 में से 2 सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार से काफी गुना मजबूत है। साथ साथ दोस्तों उत्तर
प्रदेश के अंदर यूपीपीएससी के पेपर को दोबारा से कराने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कराए गए, ट्रेंड कराया गया। 3,22,000 पोस्ट करे गए और मांग की गई कि यूपीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए। इसी के साथ में कर्नाटक के अंदर उडुपी चिकमंगलुरु लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर बड़ी जानकारी आई है। बीजेपी के बड़े नेता है जयप्रकाश हेगड़े, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की जानकारी दी है। आज यानी 3 मार्च को उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। जयप्रकाश हेगड़े उडुपी कांग्रेस गारंटी प्रोग्राम में लगातार शामिल हो रहे हैं और धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को लोगों तक ले भी जा रहे हैं। कर्नाटक भी कई परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। साथ साथ पूर्व विधायक अंगद सिंह सैनी हो सकते हैं आनंद साहिब से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। मनीष तिवारी चंडीगढ़ से लड़ना चाहते हैं चुनाव, यानी चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किरण खेर के खिलाफ बार कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। पिछले कई चुनाव से पवन बंसल मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी नए उम्मीदवार को लेकर आना चाहती है। साथ साथ नितिन गडकरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को लीगल नोटिस दिया है, कानूनी नोटिस पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया हैंडल पर इन दोनों नेताओं ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। देखते हैं इस नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीट को लेकर भी बड़ी जानकारी है। कैराना से प्रदीप कुमार को मैदान में उतारा गया है। मुजफ्फरनगर की वो हाई प्रोफाइल सीट जहां पर आरएलडी अपना दावेदारी कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जाट नेता संजीव कुमार बालियान अपनी दावेदारी कर रहे थे। आखिरकार इस सीट पर बीजेपी ने मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार बालियान को फिर से मैदान में उतारा है। बालियान तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट जो एससी रिजर्व सीट है, जहां से चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतरे हुए हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ओम कुमार को मैदान में उतारा है। रामपुर की सीट जहां से उम्मीद की जा रही है कि सपा के नेता आजम खान चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, वहां से घनश्याम लोधी को फिर से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। घनश्याम लोधी पिछली बार उपचुनाव जीत गए थे। साथ साथ दोस्तों संभल की बात करें तो परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारा गया है, जबकि अमरोहा वो सीट है जहां पर दानिश अली मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर उतर सकते हैं। उनके सामने कुंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा जा रहा है। साथ साथ गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के क्षेत्र में महेश शर्मा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जबकि हाल फिलहाल के अंदर लोगों ने देखा था कि महेश शर्मा का काफी विरोध हुआ था। दोस्तों मथुरा की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से तीसरी बार हेमा मालिनी को मैदान में उतारा जा रहा है, यानी आरएलडी को मथुरा की सीट नहीं दी जाएगी। ये बात भी लगभग तय हो गई है। उन्नाव से फिर से भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज को आगे करके मैदान में उतार रही है। लखनऊ से राजनाथ सिंह लड़ेंगे, अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी, प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता को मैदान में उतारा जा रहा है। पुराने नेता है, कोई बदलाव यहाँ भी नहीं है। कन्नौज की सीट की बात करें तो पिछली बार डिम्पल यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था। उनको मात्र कुछ हजार वोटों के अंदर से चुनाव हारना पड़ा था। बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक चुनाव जीत गए थे। इस बार अखिलेश यादव इस सीट पर खुद मोर्चा संभालेंगे और यही बड़ा कारण है कि धर्मेंद्र यादव को इस सीट की जिम्मेदारी दी गई है और प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं। लखीमपुर खीरी से भारतीय जनता पार्टी ने पुराने नेता को फिर से मैदान में उतारा है। दोस्तों अजय मिश्रा टेनी मैदान में उतरेंगे, जिनके बेटे पर आरोप है कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। इसी के साथ में चंदौली की बात करें तो बीजेपी अपने वरिष्ठ नेता के साथ जा रही है, महेंद्र नाथ पांडे के साथ। तो काफी कम बदलाव बीजेपी ने किया है। आजमगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को मैदान में उतारा है और यहाँ से शिवपाल यादव मैदान में उतरेंगे। तो मुकाबला पूरी तरीके से सपा के पक्ष में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। ये सीट बड़ी आसान होने वाली है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सीट पर उम्मीदवार उतारा, इसे लेकर काफी चर्चा है और वो सीट है आसनसोल की, जहां पर पवन सिंह को यानी बिहार के भोजपुरी स्टार को आसनसोल भेजा गया है। वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी की टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में यूपी लोक सेवा आयोग ने आरआरओ के परीक्षा को निरस्त कर दिया है। 6 महीने में दोबारा परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। एसटीएफ करेगी इस पूरे मामले की जांच। यूपी सरकार के फैसले की जानकारी योगी आदित्यनाथ ने खुद देते हुए कहा कि बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश से 2 गुना बेरोजगारी भारत के अंदर है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आई तो एमएसपी पर कानून की गारंटी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार मिलकर देगी। राहुल गांधी की इन बातों पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरीके की एक बार फिर से हरकतें की गई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को ट्रैक्टर में बांधा गया है। यूजर इसे दिल्ली और हरियाणा में चल रहे किसान प्रदर्शन से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में नो फार्मर नो फूड लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर माने जाने वाले मिस्टर सिन्हा की ओर से ये वीडियो शेयर किया जाता है। इसी तरीके से और भी कई राइट विंग के सोशल मीडिया हैंडल है जहां पर बिना जांच पड़ताल के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। योगी देवनाथ ने भी वीडियो शेयर किया है और इस पूरे मामले पर जब फैक्ट चेक किया गया दोस्तों तो पता चला कि ये वीडियो इंडिया का नहीं बल्कि अमेरिका का है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अमेरिका के वीडियो उठाकर क्यों किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। इसके पीछे सोची समझी साजिशें हैं। आप लोग अपनी राय जो लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ सीबीआई जांच गई डस्टबिन में, ये दाग हमें खूब अच्छे लगते हैं। बीजेपी में जाओ भ्रष्टाचार मिटाओ। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में सीबीआई की जांच चल रही है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र के वर्षा से टिकट नहीं दिया। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा आज मोदी वॉशिंग मशीन में लकालक साफ हो गए और महाराष्ट्र से सीधे जौनपुर के लोकसभा का प्रत्याशी उनको बना दिया गया है। भ्रष्टाचार युक्त मोदी भाजपा। दरअसल दोस्तों बीजेपी के लोग जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं, कई सारे गंभीर सवाल उठना पूरी तरीके से तय है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में सीबीआई जांच चल रही है उसको टिकट कैसे दिया जा सकता है, वो भी महाराष्ट्र से सीधा उत्तर प्रदेश बुलाकर जौनपुर की सीट देना। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि क्यों वॉशिंग मशीन का इतना इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या खुद से चुनाव जीतने पर कोई
कोई भरोसा नहीं है। साथ साथ मोदी जी आप तो क्या आपके दादा भी डीएमके का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उदयनिधि स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी के रैली में दिए गए बयान पर इस तरीके से प्रतिक्रिया दी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। साथ साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है। मनोज तिवारी के टिकट कटने को लेकर कई सारे मीडिया में दावा किया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनोज तिवारी एकमात्र भी सांसद है जिनका दिल्ली से कोई टिकट नहीं कटा है। बाकी की 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी। तो पहला तो ईस्ट दिल्ली है जहां से गौतम गंभीर नहीं लड़ रहे हैं, तो माना जाएगा कि वहां की सीट बदलने वाली है। बाकी दूसरी सीट के बारे में देखना है क्या कुछ होता है। साथ साथ दोस्तों अब आपके साथ ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में रैली करने के बाद जैसे ही बिहार पहुंचे, वैसे ही नीतीश कुमार बिहार में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए औरंगाबाद के कार्यक्रम में पहुंच गए। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों मौजूद थे। इस दौरान नीतीश कुमार जैसा ही माइक पर पहुंचे, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में कहने लगे कि अब आपके साथ है, आप ही के साथ रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। जैसा ही नीतीश कुमार ने ये बातें कही दोस्तों, पूरा मंच से लेकर लोग सबके सब खिलखिलाकर हंसने लगे। इसका सीधा मतलब यह है कि लोग अब नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके बयानों को भी एक तरीके से लोग मजे में लेते हैं। यही बड़ा कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर ये बयान सुन रहे थे तो उनको भी हंसी आ रही थी, वो भी ठहाके लगा रहे थे। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों कि क्या नीतीश कुमार अगर किसी को ये कह दे कि अब आपके साथ ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, क्या इस बात को मान लिया जाएगा या इसका उल्टा सोचना चाहिए कि अब वो तो पक्का जाने वाले हैं? लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जिनकी क्रेडिबिलिटी लगभग 0 हो चली है। चाचा मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में विफल रही है। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े कुछ आंकड़ों का उल्लेख करते हुए दावा किया है कि सरकार की तरफ से पूरी तरह निष्क्रियता दिखाई गई है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार मेक इन इंडिया को साकार करने में विफल रही है। विनिर्माण क्षेत्र में सरकार के कदम को लेकर जोर शोर से ढोल पीटने का शोर भी निष्क्रियता के कारण दब गया है। उन्होंने सवाल किया कि पिछले दशक में भारत की जीडीपी में विनिर्माण द्वारा जोड़ा गया मूल्य 16% से घटकर 13% रह गया है। मोदी सरकार में औसत विनिर्माण विकास में भी जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। सवाल जवाब बीजेपी के लोगों को देना है। साथ साथ दोस्तों भोजपुरी के गायक पवन सिंह को लोकसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई लोग मानते हैं कि पवन सिंह को उतारकर एक आसान सी जीत टीएमसी को बीजेपी ने दे दी है, क्योंकि टीएमसी अगर यहां से कोई स्थानीय उम्मीदवार भी उतार दे जो बंगाली मूल का हो तो पहले ही बाहरी वर्सेस बंगाली का मुद्दा बन जाएगा और पवन सिंह को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। और हो सकता है कि बीजेपी के अपने ही स्थानीय लोग उनको वोट डलवाने के लिए कोई काम ना करे। बाबुल सुप्रियो के नेतृत्व में बीजेपी ने यह सीट जीती थी, उसके बाद भाजपा कभी भी यह सीट नहीं जीत पाई है। बीजेपी को लग रहा है कि प्रवासी लोगों के ज्यादातर वोट पवन सिंह को मिलेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। हालांकि दोस्तों प्रवासी लोगों के वोट भाजपा से अलग करने के लिए हो सकता है कि टीएमसी फिर से एक बार बिहारी बाबू को मैदान में उतार दे, यानी शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतार दे। अब देखना है शत्रुघ्न सिन्हा क्या निर्णय लेते हैं। साथ साथ दोस्तों डीडी न्यूज के स्टूडियो में एंकर अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ मारपीट की गई है। डिबेट के दौरान किसानों पर कमेंट करना उनको भारी पड़ गया, छात्रों ने भी पीटा, बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने बीच बचाव किया है। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे कार्यक्रम डीडी न्यूज पर होते हैं जिसे आपत्तिजनक कार्यक्रम बताकर लोग विरोध करते आए हैं। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, कई लोगों में गुस्सा है। डीडी न्यूज जहां पर पहले जो शो होते थे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से होते थे, आप लोग को याद होगा कि डीडी न्यूज जो एक सरकारी चैनल है वहां पर कैसे डिबेट होता था, लोग शांति से बैठते थे। लेकिन आजकल अगर आप एक प्राइवेट चैनल और डीडी न्यूज को मैचअप करके देखेंगे तो आपको लगभग चीजें सेम ही दिखाई देगी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या सरकारी चैनल पर इस तरीके की डिबेट होनी चाहिए? क्या इतना ज्यादा आपस में गुस्सा हो जाना चाहिए? इंटेलेक्चुअल डिबेट पहले हुआ करते थे, लेकिन आजकल वही हर जगह एक ही तरीके का कार्यक्रम चलने लगा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि डीडी न्यूज जो पहले हुआ करता था वो नहीं है और कहीं ना कहीं इसके पीछे 2014 के बाद से देश में हुए बदलाव का एक मुख्य कारण रहा है, तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ डिप्टी सीएम शिव कुमार ने स्पष्ट कर दिया है, हमें विश्वास है कि उन्हें जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुआ ये कि बेंगलुरु के अंदर रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एक आरोपी के चेहरे की पहचान हो गई है। पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी है कि मुख्य आरोपी के चेहरे पर मास्क, काला चश्मा और टोपी लगाकर एक बैग के साथ कैफे में आया था और विस्फोटक सामग्री रखी थी। जानकारी के मुताबिक उसने बैग रखने से पहले कैफे में रवा इडली खाई और इसके बाद बैग वहां छोड़कर चला गया, जिसमें ब्लास्ट हो गया। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कर्नाटक की सरकार मामले पर कठोर कार्रवाई करने के संदेश दे रही है। दोस्तों देखते हैं कब बड़ी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ साथ लालू यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा प्रेडिक्शन किया है। रविवार को पटना में आज होने वाली गांधी मैदान में आरजेडी की महारैली आयोजन को लेकर तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा में जगह जगह लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद लालू यादव ने कहा कि 3 मार्च को गांधी मैदान में महारैली होगी, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कि आप लोग इकट्ठा होकर केंद्र की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। भाइयों और बहनों 3 मार्च 2024 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंके। लालू यादव ने कहा कि चलो पटना, चलो पटना। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी दावा करते उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा की सरकार इस बार 2024 के चुनाव के बाद नहीं बनेगी। और देखते हैं लालू यादव के इन दावों पर आप लोग की क्या राय है दोस्तों, क्योंकि लालू यादव वरिष्ठ नेता है, वो जानते हैं कि किस तरीके से देश के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं। अगर उन्होंने कोई टिप्पणी की है तो सोच समझकर की गई टिप्पणी होगी और उनके बयान को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। काफी कम
लालू यादव बोलते हैं, लेकिन जब भी अब बोल रहे हैं तो उनके बयानों को एक मतलब के हिसाब से लिया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि लालू की ये बातें सच हो सकती हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो दोस्तों तो भी लिखकर जरूर बताएगा। और क्या बिहार के अंदर आज महा रैली से सुनिश्चित होगा कि बिहार की जनता किस ओर जा रही है? हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि क्या बिहार परिवर्तन के लिए एक संदेश आज देने वाला है, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीट बंटवारा हुआ है, जो टिकटॉक का बंटवारा बीजेपी ने किया है, उससे भी इंडिया गठबंधन को कुछ पॉजिटिव संदेश मिले हैं। बीजेपी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में से आप लोग क्या समझते हैं? कितने बीजेपी के कैंडिडेट है जो कमजोर है, जिन्हें हराया जा सकता है, और कितने ऐसे कैंडिडेट है जो कभी नहीं हारेंगे, जो बीजेपी के आसान से जीतने वाली सीटें हैं? लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत